Hello everyone, I welcome you all to Mahesh Bharadwaj physics classes. Like always, I've come up with one more topic of class 12 today, that is on dispersion of light. And dispersion of light करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि dispersion जो आपके पास होता है वो किस तरह से होता है और किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है. तो ये डिस्पर्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ता है deviation of light through a small angle in case of the prism only. I'm repeating one more time, deviation of light through a small angle. अब ये deviation जो होती है ये हमें सिर्फ एक चीज़ का information देता है. वो information किस चीज़ का देता है बेटा? वो information देता है कि आपका वो deviation किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है. जब हमें वो फैक्टर्स मिल जाते हैं तो उसके बाद डिस्पर्शन को समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाता. आई होप आप समझ रहे हैं. सो जो पहली चीज़ हम कर रहे हैं डिस्पर्शन के अंडर वो है डिविएशन ऑफ लाइट विद इन अ प्रिज्म. अब आपके पास वो डिविएशन जो होगा एक स्मॉल एंगल पर किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट रहने वाला है वो हम समझेंगे. तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपके पास जो जनरली हम प्रिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा ड्रॉ करते हैं. कैसा होता है, एक इंसिडेंट रे आ गया है, यहाँ से एक नॉर्मल आ जाता है, यहाँ एक रिफ्रैक्टेड रे आ गया है, यहाँ से एक नॉर्मल आ जाता है, ये इमर्जेंट रे बाहर आ गया है. तो आपके पास अब इस नॉर्मल को थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ पाओ दिस एंगल इज आए. अब ये भी आपका नॉर्मल है. अब ये जो नॉर्मल आपके पास बन रहा है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस आ जाता है बाहर को. ये एंगल R1 ले लेते हैं हम लोग, ये एंगल R2 ले लेते हैं. आपको शायद याद होगा ये चीज़ें आपने कर रखी हैं इस तरह से. अब यहाँ क्या होने वाला है, अगर आपको एंगल ऑफ डिविएशन निकालना होता है हम हमेशा एक चीज़ करके चलते हैं बेटा, हमेशा इस एक इंसिडेंट रे को हम यूं एक्सटेंड कर लेते हैं. क्यों? ताकि मैं डिविएशन बता पाऊं. भाई आपका ये व्हाइट लाइट अगर एमर्जेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो किस एंगल पर डिविएट हो रहा है. तो आपका जो इंसिडेंट लाइट है वो कन्वर्ट किस में होना है, एमर्जेंट में. तो एमर्जेंट में कन्वर्ट होने के लिए इसका जो टोटल एंगल है वो कैसे निकालेंगे आप, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करिए. आपका इंसिडेंट रे जाना ऐसा चाहिए था, जा कैसे रहा है, एमर्जेंट की फॉर्म में. तो ये जो एंगल बनता है आपका, ये एंगल बनता है आपका एंगल ऑफ डिविएशन. तो यहां हम लिख देते हैं इसको डेल्टा, जो हम पढ़ते हैं इट इज डेल्टा. और ये एंगल एज ऑलवेज आपका एंगल ऑफ प्रिज्म रहता है. ट्रायंगुलर प्रिज्म हम ले लेते हैं ABC. अब वैसे ही कुछ वैल्यूज जो हम जनरली लेते हैं वो यहाँ वैल्यूज ले लेता हूँ. मैं कहता हूँ दिस इज सम पॉइंट M, दिस इज N, सपोज दिस इज सम पॉइंट O एंड दिस इज सम पॉइंट P. सो इंसिडेंट रे आपके पास जा रहा है MN, रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है NO और एमर्जेंट रे जा रहा है OP. तो ये आपके पास ट्राइंगल की फॉर्म में मैं पहले ही रिप्रेजेंट कर चुका हूँ. अब यहाँ पर कुछ चीजें और होती हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में होती हैं. फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, सबको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. आसान सा मैकेनिज्म, 10th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ रहे हैं, रिलेट करना आसान है. हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब मैं बोलता हूँ रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में आ रही है, एयर से ग्लास में. आपका ये मीडियम आ गया एयर, ये मीडियम आ गया ग्लास, एयर से ग्लास में जा रहा है. अब मुझको इस डेंसर मीडियम का मुझको क्लियरली पता लग गया ना यार, डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास डेंसर मीडियम आ गया. एयर कैसा होगा, रेयर मीडियम. तो A से G में गया है तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, A म्यू G. अब बजाय A म्यू G लिखने के मैं क्या लिख सकता हूं इसको, आई कैन राइट दिस डायरेक्टली एज म्यू. म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. तो इसको आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं क्योंकि आप रिलेशन में बता रहे हैं रेयर के. और इसको आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बन जाता है आपका साइन I अपॉन साइन R1. याद आया, एयर में I, ग्लास में R1. एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ग्लास में R1. तो याद रखने का सीधा फॉर्मूला आपको बताया था पहले भी, वेलोसिटीज की फॉर्म में बताना है तो एयर में वेलोसिटी VA, ग्लास में वेलोसिटी VG. फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ्रेम हो जाता है. तो याद रखना बड़ा आसान होता है इसको. अब ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है. अब मैं आपको दोबारा बोलता हूं, आपका जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्पर्शन से पहले, उसमें मैंने पहले ही आपसे कहा है क्या ये, दिस इज डिविएशन एट अ स्मॉल एंगल और अ वेरी नेग्लिजिबल एंगल. अब छोटे एंगल पर डिविएशन हो रहा है, मान लीजिए एक ऐसे एंगल पर, एंगल विच इज लेस देन 10 डिग्री और समवेयर क्लोजर टू 10 डिग्री. उस एंगल पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी रे ऑफ लाइट एरर से किस में जा रही है, डेंसर में जा रही है. तो आपके पास I1 का, आपका I का वैल्यू विल बी नेग्लिजिबल. I विल बी नेग्लिजिबल. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नेग्लिजिबल है तो ऑटोमेटिकली आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, नेग्लिजिबल. ध्यान से देखो अगर इस डायग्राम में एक्सक्यूज मी I का साइज देखता हूं, R1 का साइज देखता हूं, मुझे वो क्लियरली पता लग रहा है यार I का वैल्यू बड़ा है R1 से.
आई का वैल्यू R1 से बड़ा है। अगर आई का ही वैल्यू नेग्लिजिबल है तो R1 तो वैसे ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे यहां पर, अगर मैं कहता हूं I इज अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री और इज लेस देन 10 डिग्री, या तो 10 डिग्री है या उससे भी कम है, तो आपके पास हम क्या बोल देंगे, साइन I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I एंड साइन R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1। अब ये मैकेनिज्म हमारे पास ऐसा क्यों होता है, मैं पहले ही आपको कुछ डिफरेंट वीडियोस में बता चुका हूं कि आपके पास टेन अल्फा अल्फा क्यों बनता है, साइन I क्यों बनता है, ये आपको तब भी ब्रीफ किया गया था। और आप दोबारा उन वीडियोस को कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाली जो वीडियोस हमने फ्रेम करी थी बेटा, जिसमें हमने लेंस मेकर फॉर्मूला को फाइनली फ्रेम करा है, तो उन वीडियोस में आपको एक क्लियरली बताया गया है कि आपके पास ये एंगल I के इक्वल क्यों होगा या R1 के इक्वल क्यों बनेगा, साइन R1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1, ऐसा क्यों होता है। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपका म्यू का वैल्यू क्या बन जाता है, इट कम्स आउट टू बी I अपॉन R1। तो म्यू का वैल्यू I अपॉन R1 आ गया है। तो अगर यहां से इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और इसे मॉडिफाई कर दूं, तो I का वैल्यू बन जाएगा म्यू R1 एज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। I इज इक्वल टू म्यू R1। निकाला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, किसके विद रिस्पेक्ट, रेलर के, एयर के। अब मैं इस एंगल पर आता हूं, अगर रे ऑफ लाइट यहां से बाहर जाता हुआ देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा, E। तो आपका यही फॉर्मूला जो A एंड G था, अब ग्लास से एयर में जा रहा है, ये क्या बन जाएगा, GNA, और बजाय GNA के G म्यू A। G म्यू A विल बिकम इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन E। ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाला है, किसका निकाला है, एयर का। हमें किसका चाहिए, ग्लास का। क्यों, ताकि मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकूं। तो मैं G म्यू A का वैल्यू साइन R2 अपॉन साइन E लिया है, तो आपके पास इसको हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे दोबारा इस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, A म्यू G विल बिकम इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2। हमने पहले भी पढ़ रखा है A एन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी एन ए, और बी एन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एन बी। तो आपके पास A एन बी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बी एन ए। तो हमारे पास अगर G म्यू A का वैल्यू है, A म्यू G का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, उसका उल्टा करके, रेसिप्रोकेट करके। तो इसका वैल्यू साइन R2 अपॉन साइन E, इसका वैल्यू साइन E अपॉन साइन R2। अब ये जो A म्यू G है वो किसके इक्वल है, म्यू के। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू म्यू, ये मैंने म्यू लिख दिया है। अब वही सेम मैकेनिज्म हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिविएशन एट अ स्मॉल एंगल। अब छोटे एंगल पर डिविएशन ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब जो डिविएशन आपके पास स्मॉल एंगल पर आएगा, वो क्या कर देगा, आपके इस साइन E को भी बता देगा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया है, E के। वैसे ही आपका जो साइन R2 है, इसको भी क्या बता देगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2। तो आपका ये इक्वेशन साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू म्यू मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा अलग बन जाएगा। आपके पास ये बन जाएगा E अपॉन R2 इज इक्वल टू म्यू। रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, I वॉज म्यू R1, यहां E विल बिकम म्यू R2 एज इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। किस किस की आ गई हैं, I एंगल ऑफ इंसिडेंस म्यू R1, E एज एंगल ऑफ इमर्जेंस म्यू R2। दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब हमारे पास A एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा एंगल ऑफ डिविएशन है। तो इनके लिए एक्सक्यूज मी यार, छींकें आती है ना, तो एंगल ऑफ प्रिज्म A, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। अब इनके लिए एक रिलेशन रहता है, हमने एक रिलेशन पहले पढ़ रखा था। इनका क्या रिलेशन था, रिलेशन था A प्लस डेल्टा वॉज इक्वल टू I प्लस E। किस किस को याद होगा रिलेशन, आई होप सभी को याद होगा, क्योंकि इसके पहले आप प्रिज्म के लिए जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सबसे पहला रिलेशन यही पढ़ते हैं। अब यहां से मैं क्या करता हूं, डेल्टा का रिलेशन निकालना मुझको। तो डेल्टा का रिलेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा विल बिकम इक्वल टू I प्लस E माइनस A। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। तो मेरे पास डेल्टा का रिलेशन क्या बन गया है, I प्लस E माइनस A। I क्या है, म्यू R1, E क्या है, म्यू R2। डाल दो इसमें, सीधा सा मैकेनिज्म है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर आपका 4 है, डेल्टा विल बिकम इक्वल टू I इज इक्वल टू म्यू R1, E इज इक्वल टू म्यू R2 माइनस A। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे, म्यू इंटू R1 प्लस R2 माइनस A, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं।
जिस रिलेशन में आपने पढ़ा था ना कि डिविएशन का वैल्यू क्या आता है, a प्लस डेल्टा का वैल्यू i प्लस ई आता है, उसी रिलेशन में हम पढ़ते थे आपका ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये r1 प्लस r2 का इक्वल होता है, याद है? तो यहां लिखते हैं एज a इज इक्वल टू r1 प्लस r2। आपका a किसके इक्वल आ गया है? r1 प्लस r2 के। तो इस r1 प्लस r2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a लिख सकता हूं। अगर a लिख सकता हूं तो इक्वेशन नंबर 5 क्या बन जाएगा? डेल्टा विल बिकम इक्वल टू म्यू a माइनस a। अब आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया है सॉल्व। कैसे, वो समझाता हूं। यहां आपके पास डिविएशन का फॉर्मूला क्या बन गया है? a इंटू म्यू माइनस 1 विच इज योर एंड रिजल्ट जब हम डिविएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं किस पे? स्मॉल एंगल पर। तो अगर आपको पूछा जाता है आपका डिविएशन किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो एंगल रहेगा उस पर आपका एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंडेंट है। दूसरा फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो म्यू पर वो डिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन आप लोगों को ये नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाता है क्या एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंट है? तो आपका आंसर क्या होगा? सोचो जरा, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को देखो और फिर थोड़ा सा सोच के बताओ मुझको, क्या आपका एंगल ऑफ डिविएशन आपके एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंडेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट है? वो आपको इस लास्ट रिलेशन से पता लग जाता है। अब इस लास्ट रिलेशन में क्या क्या है वो दिख रहा है, ए और म्यू। तो मेरे को क्लियरली पता लग जाएगा किस पे डिपेंडेंट है। ए पर डिपेंडेंट है बेटा, म्यू पे डिपेंडेंट है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता। समझ आ रहा है? आपका एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता। अदरवाइज हम लोगों को एक धोखा होता है, हम लोग ये मान के चलते हैं डिविएशन आ रहा है, जा ऐसे रहा है, तो किस पर डिपेंड करना चाहिए इसको? आई पे। आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? इस एंगल ऑफ प्रिज्म पर और आपके इस मीडियम के, जिस मीडियम में लाइट जाएगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट है आपके पास। तो जो भी आपके पास डिविएशन रहेगी वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहेगी। दूसरा बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, जो तुम्हारे पास एक प्रिज्म होते हैं ना, प्रिज्म भी दो तरह के मटेरियल के होते हैं। एक होता है ग्लास, एक नहीं होता एक्चुअली, ग्लास ही होता है। अब ग्लास की दो कैटेगरी होती है आपके पास, एक होता है क्राउन ग्लास, दूसरा होता है फ्लिंट ग्लास। मैं दोबारा बोलता हूं, एक होता है क्राउन ग्लास, दूसरा होता है फ्लिंट ग्लास। और आपके पास जो फ्लिंट ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। दोबारा ब्रीफ कर रहा हूं, आपका जो क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास है उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जाहिर सी बात है दोनों, अगर एयर के कंपैरिजन में देखोगे दोनों क्या है? डेंसर। लेकिन अगर मैं उन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूं तो फ्लिंट ग्लास इज डेंसर एंड इन कंपैरिजन टू फ्लिंट योर क्राउन ग्लास विल बी कंसिडर रेयरर। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आ जाता है। तो कंपैरिजन में डेसिमल में कुछ पॉइंट का डिफरेंस आपके पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन दोनों मीडियम के लिए। तो आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर वाला, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ज्यादा डेंसिटी वाला मीडियम कौन सा है? फ्लिंट ग्लास। दो तरह के ग्लास है, एक होता है क्राउन CROWN, दूसरा होता है FLINT फ्लिंट ग्लास। दो तरह के ग्लासेस आपके पास होते हैं। तो ये हमारे पास था पहला पार्ट जिसमें हमने ऑब्जर्व करा डिविएशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। दैट वाज एंगल ऑफ प्रिज्म, देन वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपके पास यहां पे थी। अब आते हैं सीधे मेन मुद्दे पर, जो आपका मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक क्या था? डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन को क्योंकि समझना था तो उसमें डिविएशन होती है, किसकी होती है? कलर्स की डिविएशन होती है। और डिविएशन किस पर डिपेंड करेगी वो आपको समझाने के लिए पहले ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है। अब डायग्राम ड्रॉ करता हूं किसका? डिस्पर्शन का। एक प्रिज्म ले लिया मैंने यार, ऐसा बड़ा सा प्रिज्म ले लेते हैं। अब यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे जाना चाहिए आगे, इसको यूं आगे जाना चाहिए। होता क्या है? यहाँ ऐसा चला गया है, यहाँ ऐसा चला गया है। अब यहाँ जाने के बाद ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब ये आपका है वॉयलेट कलर, ये आपका है रेड कलर। अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो नॉर्मल आपका यहाँ आ जाएगा, ये आए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू ले लिया है इसका, समझ आ रहा है? ये आपका जा रहा है इंसिडेंट रे, इसको जाना यूं चाहिए आगे इस तरह से, लेकिन होता क्या है आपके पास ये इस फॉर्म में जाता है। यहां आपके पास ये रेड कलर दिख रहा है आपको, यहां आपको ये दिखने वाला है किस कलर में? ये दिखेगा आपको वॉयलेट कलर में। तो ये ही मैंने दो कलर क्यों बनाए हैं ये समझाने के लिए अभी थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा। सबसे पहले मैं तुमको ब्रीफ करता हूं व्हाइट लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तुमको पता है
व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। हम शायद बड़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर पढ़ा है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ क्या है, वॉयलेट, यहाँ रेड है, बाकी कलर्स कहाँ हैं इनके बीच में। विबग्योर एक पैटर्न में पढ़ते हैं हम लोग, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में हम एक चीज पढ़ते हैं। समझ आ रहा है? अब यहां पर क्या है आपके पास, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, स्ट्राइक क्या करा है, व्हाइट लाइट स्ट्राइक करा है। जब व्हाइट लाइट स्ट्राइक करा है किसमें, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में स्ट्राइक करा है। जब वो इसको स्ट्राइक करता है क्या होता है, आपकी ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, किसमें, 7 डिफरेंट कलर्स में, 5 नहीं 7 में। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। सो बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट आपका जो रहता है बेटा, हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors, into its constituent colors। constituent colors मतलब वो कलर्स जो मिलके क्या बनाते हैं, व्हाइट लाइट को, into its constituent colors is termed as, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आपके पास व्हाइट लाइट ब्रेक होगा, कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, 7 कलर्स में। कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इसके ब्रेक होने का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है। अब इसको समझने के लिए हमको कुछ और चीजें समझनी पड़ती हैं। ध्यान से देखो, वैसे तो अगर मैं बात करता हूं आपके वॉयलेट कलर की, वो तो जा तो यहां से ये भी ऐसे ही रहा था। तो आपके पास जो पहले रेड की बात करें, अगर आपका ये कलर जो जा रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये किस कलर को डिविएट कर रहा है, रेड कलर को। तो यहां लिख देता हूं इसको डेल्टा आर, यहां अंदर लिखते हैं यार ताकि हम रिलेट कर सकें, डेल्टा आर। अब अगर इसी लाइट से मैं कंपेयर करता हूं आपके इस कलर को, ये किसका डिविएशन बन गया है, ये बन गया वॉयलेट कलर का। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक क्या डिविएट हुआ है, वॉयलेट कलर। यहां से यहां क्या डिविएट हुआ है, रेड कलर। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके पास इस डिस्पर्शन का, हम हमेशा याद रखने के लिए एक चीज लेके चलते हैं, क्या, जो कलर सबसे ज्यादा डिविएट होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। दिमाग में डाल देना भाई, जो कलर सबसे ज्यादा डिविएट होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, और जो सबसे कम डिविएट होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? जो सबसे कम डिविएट हो रहा है उसका वेवलेंथ सबसे कम, जो सबसे कम हो रहा है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे ज्यादा डिविएट हो रहा है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। एग्जाम्पल आपके पास मैं सीधा बता देता हूं, रिलेट करो। वॉयलेट का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इसका वेवलेंथ कम होना चाहिए तो हम रिलेट करते हैं, जो आपका वॉयलेट कलर है उसका वेवलेंथ है 3969 एंगस्ट्रॉम। ये किस कलर का वेवलेंथ है, आपके वॉयलेट कलर का वेवलेंथ है। अगर हम करते हैं रेड कलर की बात, अब जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ इन कंपैरिजन टू बाकी अदर कलर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो उसका वैल्यू आपके पास क्या आता है, एंड इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 6563 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास रेड कलर का वेवलेंथ है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, मुझको क्लियरली पता लग रहा है, एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻⁻10 मीटर्स। अब यहां पर वॉयलेट का वेवलेंथ आपके रेड के वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या है, कम है। अगर वेवलेंथ कम है तो मुझको दिख भी रहा है भाई, वॉयलेट का वेवलेंथ कम है और डिविएट ये ज्यादा हो रहा है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और ये डिविएट कम हो रहा है। यहां कुछ और मैकेनिज्म है बेटा जो आपको समझने बड़े जरूरी है। हर एक कलर के लिए, हर तरह की लाइट के लिए, जितने भी तरह की लाइट आपके पास आती हैं, मतलब मेरे पास कौन कौन सी आ रही है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब के लिए जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली ये अलग अलग एंगल पर डिविएट क्यों हो रही है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये अलग अलग एंगल पर डिविएट क्यों हो रही है। वेलोसिटी तो न्यू इंटू लैम्डा ही है, वेलोसिटी तो न्यू इंटू लैम्डा ही है। यार होगा क्या, अगर मैं इनकी एयर की बात करता हूं या वैक्यूम की बात करता हूं, फ्री स्पेस है वैक्यूम, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब ये दूसरे मीडियम में चला जाता है, दूसरे मीडियम में चला गया है, हम हमेशा क्या बोलते हैं कि आपके पास चेंज क्या होता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वेवलेंथ चेंज होगा तो आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। बिकॉज अगर रेयर से डेंसर में जाएगा, आपकी वेव का लेंथ कंप्रेस हो गया है। जैसे ही कंप्रेस हो गया, एक्चुअल लेंथ का साइज इतना था, जब अंदर जाएगा क्या हो गया, कम हो गया। कम होता ही क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा। लेकिन आपने क्या देखना है, हर एक कलर की लाइट के लिए उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि इस मीडियम में जाके फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर कलर के लिए कभी चेंज नहीं होता, वो चाहे किसी भी मीडियम में जाए। लेकिन
रेड का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, ब्लू ग्रीन इंडिगो इन सब का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, लेकिन आपके पास चेंज कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है। अब वेवलेंथ चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे बेटा कि तुम्हारे पास जो स्पीड है उन कलर्स की क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। अब स्पीड चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डिविएट करेगा। अब हर एक कलर के लिए जब वो इस प्रिज्म में जाता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, यही पढ़ा है हम लोगों ने। अब यहां क्या है, सबसे मजेदार चीज यहां पर है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कलर पे भी डिपेंडेंट है। रेड कलर के लिए इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिफरेंट है, वॉयलेट के लिए इसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिफरेंट है। समझ आ रहा है, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा, वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा डिविएट कौन सा हो रहा है, वॉयलेट कलर। अगर मैं मटेरियल की बात करूं, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था ग्लास के दो मटेरियल होते हैं, कौन कौन से, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, जिसमें फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन टू क्राउन ग्लास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मैं वॉयलेट कलर की बात करता हूं उसी क्राउन ग्लास के कोरस्पॉन्डिंग, पहले जो आपका क्राउन ग्लास है उसी की बात करता हूं, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा इट विल बी 1.532। किस मीडियम के लिए ये रहेगा आपका, किस कलर के लिए, वॉयलेट कलर के लिए। तो वॉयलेट के लिए आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो रहेगा 1.532। किस ग्लास का, क्राउन ग्लास का। अब इसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके रेड कलर के लिए क्या बन जाता है, इट विल बिकम 1.515। अब ये रेड कलर के लिए, वॉयलेट के लिए, लेकिन मटेरियल दोनों का सेम है, कौन सा, क्राउन ग्लास। अब यही चीज आपके पास चेंज हो जाएगी किसकी फॉर्म में, 1.663 और 1.625 की फॉर्म में जब आप बात करेंगे आपके फ्लिंट ग्लास की, 1.625, 1.627, 1.627। तो आपके पास ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इनके लिए चेंज हो जाएगा। सो टेक्निकली हर एक कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू रहेगा बेटा वो भी डिफरेंट रहेगा। अब वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला दिया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था कॉची, CAUCHY। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कॉची, उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर एक फॉर्मूला था A+B/λ। आसान सा फॉर्मूला है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। इसमें जो A, B, C, D आपके पास आने वाले हैं, सारे के सारे क्या आने वाले हैं, ये कांस्टेंट आने वाले हैं। सो मेरे पास आ गया A+B/λ² + C/λ⁴ प्लस D/λ⁴ एंड सो ऑन, जिसमें A, B, C, D सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। अब लैम्डा का रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ, और आपके पास ABCD सबका वैल्यू स्टैंडर्ड रहेगा सभी लाइट्स के लिए, सभी कलर की लाइट्स के लिए। अब यहां आपके पास क्या होगा, लैम्डा, λ4, λ6 सो ऑन। अब आपको किससे रिलेट करना है इन चीजों को, आपको रिलेट करना है आपके वॉयलेट कलर से और रेड कलर से इन चीजों को। अब अगर मैं बात करता हूं आपके वॉयलेट कलर की, इसका वेवलेंथ V λ, रेड का वेवलेंथ R λ। मैंने पहले ही कहा था जो सबसे ज्यादा डिविएट होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो वॉयलेट का वेवलेंथ रेड की वेवलेंथ से कम है। अब जब वॉयलेट के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैकेनिज्म अप्लाई करूंगा, म्यू विल बिकम A+B/V λ²। इसका वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं कहता हूं लैम्डा इज लेस, योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर। लेकिन अगर लैम्डा का वैल्यू मोर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस। अब आपको दिख रहा है वॉयलेट का वॉयलेट का वेवलेंथ कम है, किसके कंपैरिजन में, रेड के कंपैरिजन में। वॉयलेट आपके पास सबसे ज्यादा डिविएट होता है तो सबसे कम वेवलेंथ होता है, इसका वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। तो मैं सीधा लिख सकता हूं यहां पर म्यू वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट। जो यहां मुझको समझ आ रहा है, रिलेट किससे कर रहे हैं, इस फॉर्मूला से। ये किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कॉची, इसको हम बोलते हैं कॉचीज फॉर्मूला। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था A+B/λ² C/λ⁴ +D/λ⁴ एंड सो ऑन। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मुझको पता लग गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। अच्छा, अब यहां पर बात आई है डिविएशन की, क्योंकि डिविएशन समझना है ना हमको। अब जो डिविएशन है आपके पास, वो डिविएशन हमारे पास ज्यादा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी वो भी समझ लेते हैं। अब डिविएशन का फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल टू A × μ-1। ए तो सबके लिए स्टैंडर्ड है, ये प्रिज्म है आपका, तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स है। चेंज किस में आएगा, म्यू में। अब फॉर्मूले को हम चेंज करते हैं किसके लिए, वॉयलेट और रेड के लिए। अब डेल्टा वी विल बिकम A × μv-1
डेल्टा आर विल बिकम ए इंटू म्यू आर माइनस 1। तो मेरे पास दो रिलेशन आ गए हैं। अब म्यू वी और म्यू आर में बड़ा कौन सा है? म्यू वी बड़ा है। अगर म्यू वी बड़ा है तो ए फिक्स है, ए फिक्स है, तो आपका डेल्टा वी और डेल्टा आर में बड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जब आप इन दो को कंपेयर करोगे यू विल गेट टू नो दैट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। तो आपके पास जो डिविएशन वॉयलेट कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही है बेटा, वो इन कंपैरिजन टू योर रेड कलर क्या है? ज्यादा है। तो यहां से ये चीज हम इंटरप्रेट करते हैं किसके थ्रू? इस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन के थ्रू। ये हमारे पास पार्ट आता है कहां पर? कॉचेस फॉर्मूला से पता लगता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कब? जब आप करते हो डिविएशन का मैकेनिज्म। अब डिविएशन ए इंटू म्यू माइनस 1 है, तो आपके पास यहां से ये पता लग जाता है कि वॉयलेट कलर ज्यादा डिविएट क्यों कर रहा है, क्योंकि वॉयलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है इन कंपैरिजन टू रेड कलर क्या है? ज्यादा है। अब वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डिविएशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपका डिविएशन किस पर डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। एंगल ऑफ प्रिज्म तो सबके लिए फिक्स है, वो चाहे किसी भी कलर का लाइट रहेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी हैविंग अ फिक्स वैल्यू। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया है। अब इसको जब थोड़ा आगे लेके चलते हैं हम, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा एक टर्म जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एंड देन आपको ब्रीफ करके आपको अंदाजा हो जाएगा पूरे पूरे कॉन्सेप्ट का कि आपका एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है। अब आते हैं सीधा एंगुलर डिस्पर्शन पर। एंगुलर डिस्पर्शन मतलब इन दो वॉयलेट और रेड के बीच में जो एंगल बनेगा। क्यों? डिविएट ये भी हो रहा है, डिविएट ये भी हो रहा है, इसको पीछे ले जाते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, दोनों एंगल डिविएट हो रहे हैं, तो इन दो के बीच का जो एंगल है वो एंगल बन जाएगा आपका थीटा। मान लो वो क्या बन गया है? थीटा। अब जो थीटा बनने वाला है, थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। जो थीटा का वैल्यू निकालना है बेटा, उस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई कैन टेक दैट टू बी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल है डेल्टा वी, यहां से यहां तक का एंगल है डेल्टा आर। तो अगर मुझको एक बीच का एंगल निकालना है, इस एंगल के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं? थीटा विल बिकम डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और ये थीटा क्या होता है? दिस थीटा इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन, या फिर आप एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए और एंगुलर डिस्पर्शन। तो आपको पता लग जाता है जितने भी कलर आपके पास डिस्पर्शन के बाद आने वाले हैं वो इस एक एंगुलर रेंज में वॉयलेट और रेड कलर के बीच में आने वाले हैं। सो ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है किसका बेटा? एंगुलर डिस्पर्शन का और सिंपली डिस्पर्शन का। आई होप जो कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, जो भी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू बताई गई हैं, दे आर क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ दे आर नॉट, प्लीज लुक इनटू दिस वीडियो वन मोर टाइम, यू विल रियलाइज हर एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। That's all from my side. The last thing, and normally that I generally say to you people is, please like, share and subscribe my channel. Thank you.